आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि हजारों कॉपियों के बीच में, यानी कि 70th बीपीएससी मेंस का जब आप एग्जाम देंगे तो लगभग 21,500 स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम देंगे, तो हजारों कॉपियां होंगी। अगर आप GS1 को लेते हैं, GS2 को लेते हैं और ऐसे की कॉपी को लेते हैं, हजारों कॉपियों में आपकी कॉपी में ऐसा क्या रहेगा जो पेपर चेकर आपको नंबर दें? आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपकी कॉपी होगी। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपकी राइटिंग होगी और उसी के माध्यम से आप पेपर चेकर से नंबर लेंगे। अगर आपकी कॉपी, आपकी राइटिंग में इफेक्टिवनेस रहेगा, उसमें पावर रहेगा, उसमें पंच रहेगा, हजारों कॉपियों के बीच में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ज्यादा नंबर तभी मिलेंगे जब भीड़ में ढेर सारी कॉपियों के बीच में आपके कॉपी में कुछ खास बात होगी। वह खास बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज्यादा अंक लाने हैं ताकि आपकी इंटरव्यू कॉल आए। तो भीड़ में हजारों कॉपियों के बीच में वह जो रेस है, आप कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़कर ज्यादा नंबर लें और आपकी राइटिंग के पावर के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लें पेपर चेकर से, आपका यह मुख्य एम होगा 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। इसको एक दूसरे तरह से भी हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, आप किसी को तोहफा देते हैं, तो गिफ्ट मान लीजिए बहुत ही कॉस्टली है, आपने बहुत पैसे खर्च किए, आपने गिफ्ट को खरीदा। लेकिन अगर आपने गिफ्ट की पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग अगर बढ़िया से नहीं की, तो गिफ्ट की क्वालिटी यानी कि उसका कॉस्ट जो है वह इनइफेक्टिव हो जाएगा, वह इंप्रेसिव नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण क्योंकि उसका पैकेजिंग सही नहीं था और वह अट्रैक्ट नहीं करेगा दूसरे लोगों को। तो दूसरी तरफ अगर गिफ्ट का कॉस्ट कम भी है, आपने ऐसा गिफ्ट लिया है जो कि एवरेज क्वालिटी का है, उसका कॉस्ट कम है, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, तो वह लोगों को इंप्रेस करेगा और वह आपके प्रेस्टीज को बढ़ाता है इन योर सोशल सर्किल। अब इस एग्जाम्पल को आप आंसर राइटिंग में फिट कर दो। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार कंटेंट आपका है, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन अगर इफेक्टिव नहीं है, तो कंटेंट इनइफेक्टिव हो जाएगा और नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो दूसरी तरफ अगर कंटेंट आपका एवरेज भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन को आपने बेहतरीन बना रखा है, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। दैट इज अनडाउटेड फैक्ट। तो हजारों कॉपियों के बीच में पेपर चेकर से कैसे आपको नंबर लेना है, कैसे अपने आंसर को इफेक्टिवली सेल करके पेपर चेकर को इंप्रेस करके नंबर लेना है, प्रेजेंटेशन का वही काम होता है। इस वीडियो में हम लोग इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके मेंस की तैयारी को बेहतरीन करेगा और आंसर राइटिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे मुख्य परीक्षा में। इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। एज आई सेड कि आपके आंसर की प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे आते हों, सारे आंसर्स के कंटेंट आपके आउटस्टैंडिंग हो। कुछ ऐसे भी आंसर होंगे जिसके की कंटेंट एवरेज होंगे आपके, लेकिन अगर पैकेजिंग यानी कि जो प्रेजेंटेशन है आपके आंसर का, अगर वह अच्छा है, तो आपको नंबर मिलेगा। एंड एज आई सेड, आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ गिफ्ट। इफ यू गिव टू एनीबॉडी, तो गिफ्ट महत्वपूर्ण है,
लेकिन क्वालिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी पैकेजिंग हो जाती है। अगर गिफ्ट की क्वालिटी यानी कम प्राइस का गिफ्ट है लेकिन पैकेजिंग बढ़िया है तो वह गिफ्ट एट्रैक्टिव लगता है और वह लोगों को इम्प्रेस भी करता है। और इसी संदर्भ में जब हम लोग जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो 7 गोल्डन रूल्स वी विल बी टेकिंग अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। 7 ऐसे गोल्डन रूल्स जो प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, आपकी आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 1, पहला, पॉइंट फॉर्म या पैराग्राफ फॉर्म। टीम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, इसमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स आंसर लिख रहे हैं। कुछ आईआईटीएंस भी हैं, कुछ ऑलरेडी बीपीएससी में सेलेक्टेड है। और यह शानदार उत्तर जो लिख रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा कारण है इनके एक्सेलेंट आंसर राइटिंग का, कि इन्हें पता है कि कहां पर पॉइंट फॉर्मेट लेना है, कहां पर पैराग्राफ फॉर्मेट लेना है आंसर राइटिंग में। आप लोगों में से बहुत सारे डियर कैंडिडेट्स यह कंफ्यूजन रहता होगा कि पैराग्राफ फॉर्मेट कहां लें और पॉइंट फॉर्मेट कहां लें। तो इसके लिए 2-3 चीजों को आप क्लियर कीजिए। खुला कि पैराग्राफ फॉर्मेट इंट्रोडक्शन में आपको लेना है, छोटा इंट्रोडक्शन हो रहा है, अगर कंपलसरी क्वेश्चन है वहां पे भी आप इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ फॉर्मेट लीजिए, कंक्लूजन में पैराग्राफ फॉर्मेट लीजिए। बॉडी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की मांग कैसी है और आप किस डायमेंशन पे आंसर लिख रहे हो, उस हिसाब से पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्मेट में लेंगे। सपोज एग्जांपल कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पर आप बेटर है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में आ जाइए। जैसे जब आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे में ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप सारे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, पॉइंट फॉर्मेट ना के बराबर। ट्राई टू एम्फसाइज मोर ऑन द पैराग्राफ फॉर्मेट एंड देयरफॉर पॉइंट फॉर्मेट जो है आप समझ सकते हैं पॉइंट फॉर्मेट का एडवांटेज क्या होता है। पॉइंट फॉर्मेट में आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिखते हैं, पहली चीज। दूसरा, पॉइंट फॉर्मेट में क्लैरिटी ज्यादा आती है आपके आंसर में। तीसरी बात, पेपर चेकर को कम एफर्ट लगता है आपके आंसर को रीड करने में और समझने में। हजारों कॉपियों के बीच में जब पेपर चेकर को आपके आंसर को स्कैन करना होता है तो पॉइंट फॉर्मेट इजी पड़ता है पेपर चेकर को। और जब आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप पेपर चेकर के साथ माइंड गेम भी खेलते हैं। आप पेपर चेकर को यह कन्वे करना चाहते हैं कि मैं चीजों को समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जब आप किसी प्रश्न के उत्तर को नहीं जानते हैं या सो कॉल्ड बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। The mind game matters. Your sole purpose in the mains exam is to extract maximum possible marks from the paper checker. वैसे बाउंसर क्वेश्चंस में जो पर्टिकुलर डायमेंशन है वहां पॉइंट फॉर्मेट पर ज्यादा एम्फेसिस दीजिएगा। पैराग्राफ फॉर्मेट आपको इंट्रोडक्शन में लेना है, कंक्लूजन में लेना है। पैराग्राफ को मीडियम साइज रखिएगा, छोटा साइज रखिएगा। से फॉर एग्जांपल जीएस में अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो 5 से 6 से 7 लाइन जो होता है यही एक ऑप्टिमम साइज होता है पैराग्राफ फॉर्मेट का। सो द क्लासिकल डायलेमा वेदर टू गो फॉर द पैराग्राफ फॉर्मेट और द पॉइंट फॉर्मेट, यह रूल नंबर 1 को आप ध्यान में रखेंगे आंसर राइटिंग में। सेकंड, फ्लो चार्ट्स। अपने आंसर में फ्लो चार्ट्स को जरूर लगाइए। जरूरी नहीं है कि एक जगह ही आपने बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बना दिया और उसी में सारी बातों को आप कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि रीजंस फॉर बिहार अंडर डेवलपमेंट, क्या वो कारण है जिस कारण से बिहार राज्य अंडर डेवलप्ड है। तो इसमें मान लीजिए एक डायमेंशन हो सकता है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में जब आप फ्लड के बारे में लिखो तो आप मैप बनाइए बिहार का, वहां दिखाइए कौन कौन से रिवर्स हैं, उनका कौन सा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जो फ्लड प्रोन है, आप मैप पर दिखाइए। कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं बिहार में जो ड्राउट प्रोन हैं, आप उसको मैप में दिखाइए। कौन कौन से ऐसे जिले हैं अर्थक्वेक प्रोन है, जोन 5 में है,
आपको नेपाल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स आप उसको मैप में दिखाइए। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां वाटर लॉगिंग की समस्या है, आप उसको दिखाइए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे मैप्स बना के अपनी चीजों को जब दिखाते हैं तो फ्लो चार्ट से आपका प्रेजेंटेशन बेहतर बनता है और वह अट्रैक्शन को बढ़ाता है। पेपर चेकर को इंप्रेस करके नंबर लेने का जो सोल ऑब्जेक्टिव आपका है मुख्य परीक्षा में, वह बुल्स आई को हिट करेगा। फ्लो चार्ट्स पर ध्यान देंगे आप। जैसा कि आप देखते होंगे कि टीम आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है, वहां पर कुछ ऐसे कॉपियों को अपलोड किया जाता है जो एवरेज कॉपी भी होते हैं और कुछ आउटस्टैंडिंग कॉपी भी होते हैं। तो दोनों को इसीलिए अपलोड किया जाता है, कुछ एवरेज कॉपी और कुछ आउटस्टैंडिंग कॉपी, ताकि दोनों कॉपियों से आप सीखिए कि कहां पर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आंसर राइटिंग में और कहां पे आपको इंप्रूव करना है। द थर्ड गोल्डन रूल, हेडिंग और सब हेडिंग अपने आंसर्स में दीजिए। से फॉर एग्जांपल मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं कि बिहार अंडर डेवलप्ड है, उसके रीजंस क्या है। तो पहला हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकता है, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकता है, तीसरा सोशल फैक्टर्स हो सकता है, चौथा नेचुरल डिजास्टर्स हो सकता है एंड सो। तो ये सारे डायमेंशंस को आप हेडिंग में लिखिए। हिस्टोरिकल फैक्टर्स कितने हैं उसको हेडिंग दीजिए उसका, और हेडिंग के तहत आप लिखिए। हेडिंग देकर उसके बाद नीचे आप पॉइंट्स लिखो, जो जो पॉइंट्स हैं आप उसको लिखो। ज्यादा प्रेफरेबल है पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। सब हेडिंग क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखा, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स एक हेडिंग हो गया। उसके अंदर जो सब हेडिंग आते हैं उसमें अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है, उसमें ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, उसमें बाइफर्केशन ऑफ झारखंड, क्रिएशन ऑफ झारखंड हो सकता है। तो हेडिंग के अंदर जो सब पॉइंट्स आप देते हैं वह आपको सब हेडिंग के अंतर्गत लीजिए, ताकि क्लैरिटी मिले, आपके आंसर को विजिबिलिटी मिले। पेपर चेकर को पॉइंट्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके आंसर में, वह फट हेडिंग और सब हेडिंग के माध्यम से आपके आंसर्स को समझ जाते हैं, नंबर दे देंगे वो। The fourth golden rule, using boxes. बॉक्सेस का अर्थ होता है कि जब आप हेडिंग या सब हेडिंग देते हैं तो उसको बॉक्स के अंदर लिखिए। सपोज हिस्टोरिकल फैक्टर्स फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ बिहार, उसको बॉक्स के अंदर लीजिए। फिर सब हेडिंग देते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में, तो जो जो मेजर पॉइंट्स हैं, अंडर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक ये फैक्टर हो सकता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एक फैक्टर हो सकता है, बाइफर्केशन ऑफ बिहार, क्रिएशन ऑफ झारखंड एक फैक्टर हो सकता है। सभी को सब हेडिंग जो है उसको भी बॉक्स में लीजिए, यानी आपने आंसर के विजिबिलिटी को बढ़ाइए। अगर आप फ्लैट तरीके से लिखेंगे विजिबिलिटी कम होगी, नंबर कम मिलेंगे। फिफ्थ गोल्डन रूल एज फार एज प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, अंडरलाइनिंग कीजिए कीवर्ड्स को। एक क्लासिकल एरर आप लोगों में से बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स करते हैं, वह यह करते हैं कि सारी चीजों को आप अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा पॉइंट क्रूशियल है, कौन सा पॉइंट क्रूशियल नहीं है। सपोज मान लीजिए आप एक पेज में 100 वर्ड्स लिख रहे हैं से फॉर एग्जांपल, तो उसका 10 से 15% ही वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, यानी कि 100 वर्ड्स में लगभग 10 से 15 वर्ड्स को ही अंडरलाइन कीजिए ऑन एन एवरेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरलाइनिंग का जो टूल है इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज करिए, पेपर चेकर के काम को आसान बनाइए और अपनी आंसर जो है उसको आप क्वालिटी देने के लिए अंडरलाइनिंग का बहुत ही स्मार्टली यूज कीजिए। द नेक्स्ट गोल्डन रूल, एग्जांपल्स। जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, जरूरी नहीं है कि पूरी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को आप लिख दो। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो एग्जाम्पल्स के माध्यम से कन्वे होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में पॉवर्टी के बारे में लिखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पॉवर्टी के सारे कॉन्सेप्ट को आप लिख दो। आप जीविका का एक कॉन्सेप्ट दे दीजिए, और जीविका जो है वह कॉन्सेप्ट देके जिससे पॉवर्टी एलिमिनेशन, विमेन एम्पावरमेंट, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखिए कि एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से कैसे आपने बहुत सारे फ्रंट्स खोल दिए, आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं मिली, और एग्जाम्पल्स को आप फ्लो चार्ट्स के माध्यम से बता दीजिए, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जहां तक आपके प्रस्तुति की बात है, उत्तर की, तो बाउंसर क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान रखिए।
the mind game is very crucial as far as extracting maximum possible marks with the paper checker. हजारों कॉपियों के बीच में क्यों पेपर चेकर आपको ज्यादा नंबर देंगे? आपकी कॉपी में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वैसी खास बात है जो हजारों कॉपियों के बीच में पेपर चेकर आपको एवरेज से ज्यादा नंबर देंगे? आपको उतने नंबर देंगे जो आपका मेंस में आउटस्टैंडिंग नंबर हो जाए। तो वहां पे जरूरी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने आंसर्स में, बाउंसर क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान रखें। बाउंसर क्वेश्चंस में पॉइंट फॉर्मेट, हेडिंग, सब हेडिंग, फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइनिंग, इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ में जब भी बाउंसर क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जहां कंटेंट की कमी हो रही हो, ध्यान रखिएगा हैंडराइटिंग नहीं गड़बड़ाए। हैंडराइटिंग उसी तरह से बननी चाहिए जैसे पूरे आंसर शीट में आपकी हैंडराइटिंग बन रही है। एक जो स्पेसिफिक चीज को शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, वहां प्रेजेंटेशन खराब होने लगता है। पेपर चेकर जिन्हें हजारों कॉपियां चेक करने की का अनुभव होता है, वह इमीडिएटली आपके आंसर को देख के समझ जाते हैं कि यह पर्टिकुलर आंसर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए बाउंसर क्वेश्चन था, इसीलिए आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है। अगर मान लीजिए अंतिम में समय की कमी हो रही है और 38 मार्कर में आप 350 वर्ड्स ना लिख के 200 वर्ड से लिखने का आपके पास टाइम है, तो उस तरह के क्वेश्चन में भी, जो कि बाउंसर क्वेश्चन के तहत ही ले लीजिए, क्योंकि आपके पास कम टाइम है और 350 वर्ड्स 400 वर्ड्स की जगह आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन को अच्छे से कीजिए और सारे डायमेंशंस को टच कर दीजिएगा। आपको वैसे क्वेश्चंस में भी पेपर चेकर आपके स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए आपको 22 नंबर या 20 नंबर दे देंगे, हो सकता है 24 नंबर भी आपको मिले, क्योंकि आपके अप्रोच को वो अप्रिशिएट करेंगे, आपके प्रेजेंटेशन को वो अप्रिशिएट करेंगे। सो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और मेंस में आपकी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने में, स्केल अप करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th BPSC एग्जाम। Until then, goodbye.